हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल अट्रैक्टिव स्टडी में। इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे थे। ये पार्ट थर्ड है वीडियो का। आप पुरानी वीडियोस को देख सकते हैं, उसमें पार्ट वाइज मैंने मेंशन किया है यूट्यूब में। हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 12 से क्वेश्चन नंबर 16 तक करेंगे। तो चलो हम बिना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियोस पे चलते हैं। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जो ये 12th क्वेश्चन है ये कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है। आप इसको एक बार समझ लीजिए, उसके बाद मैं एक स्पेशल वीडियो लाऊंगा जिसमें टोटली कंस्ट्रक्शन का ही पोर्शन में कवर करूंगा। तो आपको फिर इसमें कभी दोबारा कोई इशू नहीं आएगा इन क्वेश्चन में, पर आप समझ लीजिए एक बारी। क्वेश्चन बोल रहा है टू डिवाइड ए लाइन सेगमेंट बी सी इंटरनली इन रेशियो ऑफ 3:5 वी ड्रो ए रे बी एक्स सच दैट एंगल सी बी एक्स इज एन एक्यूट एंगल वट will the minimum number of points to be located at equal distance on the ray bx। मतलब हमें एक लाइन दी है bx, ठीक है, उसको हमने डिवाइड करना है 3:5 में, और हमने एक एंगल क्रिएट करना है उससे cbx जो कि एक्यूट एंगल हो, जो 90 से छोटे हों, कोई भी अपनी मर्जी से, और हम कितने पॉइंट्स इक्वल डिस्टेंस में उसे क्रिएट कर सकते हैं। आपने क्या करना है, कंस्ट्रक्शन शुरू करने से पहले आपने एक सिंपल एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है अपनी मर्जी से, ठीक है। तो क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करके आपने सिंपल एक कंपास की मदद से आपने एक एक्यूट एंगल ड्रॉ करना है, और जितना आप कंपास का फ्रंट का पॉइंट का और जो पेंसिल होगा उसका जो पॉइंट होगा आपको फिक्स करना है एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, और आपने इस पॉइंट से वहाँ पे आर्क लगाना शुरू करनी है। और आप देखने कि आपने इक्वली आर्क लगानी है। जैसे 3:5 में डिवाइड करने के लिए बोला तो आपने इन्हें ऐड करना है, 3 + 5 = 8। तो मतलब आपने टोटली 8 आर्क लगानी है। जो उसकी 8th आर्क होगी उससे आपने इस पॉइंट को पैरेलली ज्वाइन कर देना है सी को। और आप जैसे आपकी जो स्टार्टिंग से जो थर्ड आर्क होगी उसमें से आपने ज्वाइन करना है एकदम इसके पैरेलली ज्वाइन करना है इस लाइन को बी एक्स को। आप देखोगे तो ये 3:5 में डिवाइड हो जाएगा। तो हम देख पाए कि हम इससे इक्वली जो आर्क डिवेल्प करा है, टोटली 8 आर्क हमने डिवेल्प की है, तो इसका आंसर होगा 8। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें बोला है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p डज द पेयर ऑफ इक्वेशन 4x + py + 8 = 0 एंड 2x + 2y + 2 = 0 हैज़ यूनिक सोल्यूशन। बोला है कि ये जो आपके पास जो इक्वेशंस दी है ये दो, इनमें से क्या वैल्यू हो p की जब ये जो सोल्यूशन उनका जो सेटिस्फाई करे वो एक यूनिक सोल्यूशन हो। यूनिक सोल्यूशन का मतलब है कि एटलीस्ट वन सोल्यूशन तो हो। अगर हम ज्योमेट्री के टर्म में बात करेंगे, अगर आप इन दोनों लाइन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करोगे तो ये कुछ अगर बाई चांस करेंगी ना तो ये आपस में एक दूसरे को काटेंगे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो उसको हम बोलते हैं यूनिक सोल्यूशन। मतलब यूनिक मतलब एटलीस्ट वन सोल्यूशन तो इसका होना ही चाहिए, इसका मतलब ये था है। तो पर पूछा गया हमें वैल्यू तो नहीं पता पी की, तो उन्होंने पूछा कि कौन सी वैल्यू हो पी की जब ये जो सोल्यूशन जब इसका करेंगे तो एक यूनिक सोल्यूशन तो बने। तो इसके लिए पहले मैंने गिवन लिख दिया है कि मेरे को गिवन क्या है, और हमेशा कंपैरिजन आप करोगे जब इक्वेशन का तो उसमें क्या करना है आपको a1/a2 b1/b2। जब इन्होंने बोला है कि आपको यूनिक सोल्यूशन फाइंड करना है तो हमेशा याद रखना यूनिक सोल्यूशन के टाइम हम a1/a2/b1/b2 नॉट इक्वल टू आएगा आपस में, तो वो जो सोल्यूशन जो इक्वेशन बनेगी मतलब तो ये जो दोनों इक्वेशन है ये एक यूनिक सोल्यूशन को सेटिस्फाई कर रही हैं। मतलब कि क्या है, जब मैंने देखा तो इसमें मेरा ए क्या हुआ, जो भी एक्स का कंपोनेंट एक्स के साथ जो कोफिशिएंट होगा उसका ए होगा, और वाई के साथ जो कंपोनेंट है उसका b1 होगा। उसी प्रकार ये सी है कंपोनेंट। उसी टाइप ये जो सेकेंड इक्वेशन का गिवन है 2x, एक्स का कंपोनेंट ये a1 a2, ये वाई के साथ ये b2 ये c2। तो जब मैंने कंपेयर किया इनको, a1 जो मेरा 4 था और a2 जो मेरा 2 था जो मैंने सेकेंड इक्वेशन से लिया, उसी प्रकार p और 2, तो ये आपस में नॉट सेटिस्फाई आ रहा है। तो मतलब ये एक यूनिक सोल्यूशन फॉर्म कर रहा है। बट पूछा कि कौन सी वैल्यू पे होना चाहिए, कौन सी वैल्यू पे होना चाहिए। आप देखो अगर यहाँ पे 4 आ जाए ना तो ये इक्वेशन बराबर हो जाएगी, है ना। तो यूनिक सोल्यूशन तो नहीं रहेगा। तो वो यूनिक सोल्यूशन के लिए हमें एक ऐसी वैल्यू चाहिए यहाँ पे p की तरफ जो 4 ना हो। तो हम लिख सकते हैं ऑल दी वैल्यू ऑफ p एक्सेप्ट 4 के अलावा कोई भी वैल्यू हो अगर यहाँ पे होगी तो ये एक यूनिक सोल्यूशन को सेटिस्फाई करेगी। ओके फ्रेंड्स, अब जो नेक्स्ट है आपको और वाला क्वेश्चन आ रखा है, इन दोनों में से आपको चॉइस थी। उसमें बोला है व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रेट लाइन विल बी रिप्रेजेंटिंग बाय द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 2x + 3y = 4 5 एंड 4x + 6y = 7। मतलब कि कौन सी इन जो हमें इक्वेशन दी हैं इनमें कौन सी जो स्ट्रेट लाइन को वो करेंगी, रिप्रेजेंट करेंगी, ठीक है।
तो आपको जैसे पता है कि मेरे पास एक इक्वेशन की है 2x + 3y = 5 और अगली मेरे को दिया है 4x + 6y = 7। अब देखना, मैंने आपको बताया कि जो फर्स्ट जो कोफिशिएंट होता है जैसे इसमें x है, उसके साथ वाला कॉम्पोनेंट होता है a1, y के साथ जो कॉम्पोनेंट है वो है b1 और ये c। मैं 5 को इधर लेके आया हूँ, -5 हो गया = 0, तब यह है c1। उसी टाइप में मेरे पास इक्वेशन थी गिवन 4x + 6y = 7, तो मैं 7 को इस तरफ लेके गया। आप जानते हो कि प्लस कई टर्म है ये, जब प्लस इक्वल टू की दूसरी तरफ जाएगा तो साइन चेंज कर देगा, नेगेटिव में बन जाएगा। तो 4x + 6y - 7 = 0। तो उसी टाइप में जो ये x का कॉम्पोनेंट है ये a2 बन गया, ये y का कॉम्पोनेंट है ये b2 बन गया, ये c कॉम्पोनेंट क्या है -7। तो जब मैंने इनको कंपैरिजन किया, आपने इनको के इस क्वेश्चन में कंपैरिजन करना है हमेशा। जब आपने कंपैरिजन किया a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, तो आपने जब इसमें वैल्यू पुट की 2/4 3/6, ये जो वैल्यू हैं ये वही वैल्यू हैं जो ऊपर से हमें पास आई हैं ये, ठीक है फ्रेंड्स। जब आपने वैल्यू को पुट किया तो आपने देखा कि भाई पहले a1 और b1 तो सेम आ रहे हैं बट c1 सेम नहीं आ रहा है। तो देयरफॉर ये जो लाइन है वो पैरेलल लाइन है, नॉट अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो ये पैरेलल लाइन की स्टेटमेंट है, ना कि स्ट्रेट लाइन की शो कर रही है। चलो अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी हम जो अगला मेरे पास क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें कहा गया है ए बैग कंटेनिंग 3 रेड बॉल्स 5 ब्लैक बॉल्स, ए बॉल is drawn at a random from the bag. What is the probability that the ball drawn is red? मतलब मेरे पास एक ऐसा सा बैग था जिसमें कि 3 लाल कलर की बॉल थी और 5 काले कलर की बॉल थी। तो उसमें से मैंने हाथ डाल के एक रैंडमली बॉल निकाल दी। तो मेरे को पूछा गया है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी, क्या प्रोबेबिलिटी होगी जो बॉल होगी वो लाल होगी। तो मैंने लिखा कि नंबर ऑफ बॉल कितनी है मेरे पास 3, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स कितनी है मेरे पास 5। मैंने बताया कि टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है मेरे पास 3 + 5, तो टोटली 8 बॉल्स होगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल मतलब प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि मेरे पास सिर्फ रेड बॉल ही आए, तो वो कितनी है 3, क्योंकि 3 है लाल बॉलें। टोटल बॉलें कितनी है 8, मतलब कितनी बॉल्स हैं अपन प्रोबेबिलिटी कितनी है, मतलब 3 बॉल्स हैं और टोटल बॉल कितनी है 8, तो वो उसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। उसी टाइप में इसमें और का क्वेश्चन था ये वाला, ए डाई इज थ्रोन वंस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर। ये डाइस पता कौन सी वाले जिससे हम लूडो खेलते हैं ना, वो वाली डाई है ये। तो डाई कुछ इस टाइप की होती है। तो उसने बोला कि डाई को एक रैंडमली थ्रो कर दिया, रैंडमली मतलब ऐसे ही जनरली पकड़ा और ऐसे ही फेंक दिया। तो बोला कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी, जो नंबर है प्राइम नंबर आएगा। अब हमें पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर होते क्या हैं। प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल से डिवाइड होते हैं या 1 के साथ और 1 के साथ डिवाइड होते हैं, 1 और अपने टेबल में आते हैं जो, जैसे कि अगर हम डाई की बात करेंगे उसमें हमारे पास नंबर होते हैं 1 2 3 अप टू 6 तक होते हैं। ऐसे आपको देखा होगा 1 2 3 ऐसे ऐसे लिख के। तो जो 2 है 3 है और जो 5 है ये मेरे पास क्या है, ये प्राइम नंबर है। 2 3 5 प्राइम नंबर, ये सिर्फ अपने टेबल में आ रहे हैं और 1 के टेबल में आते हैं, इसलिए देयरफॉर दे आर प्राइम नंबर। तो मैं इसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करूंगा, नंबर ऑफ प्राइम नंबर इन द डाइस इज, कितने नंबर है प्राइम नंबर डाई में, वो तो 3 ही है। कौन से 2 3 5। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितनी होगी, कितने नंबर आते हैं टोटली 6 नंबर है मेरे पास, 6 में से कोई भी आता है। तो मेरे पास कितनी पॉसिबिलिटीज़ है, 6 पॉसिबिलिटीज़ हैं। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर इज, तो टोटली प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी मेरे प्राइम नंबर आने की, प्राइम नंबर तो 3 है ना और प्रोबेबिलिटी कितनी है टोटली 6, तो 6 कितनी होगी 1/2। ये 3 के टेबल में 6 आता है 2 पे, इसलिए कट गया और ये 1/2 आ गया। मैं काट देता हूँ, 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6, ये 1/2 मतलब 1/2 प्रोबेबिलिटी है इसके आने की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, ए टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज़ फाउंड टू बी 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। मतलब आप एक ग्राउंड में खड़े थे, ठीक है, और आपने टावर की हाइट को देखा, ठीक है, तो जो एंगल फॉर्म हुआ ग्राउंड के साथ आपका वो है 60 डिग्री, ठीक है। तो इसने पूछा है कि आपको पता है कि आप 15 मीटर अवे खड़े हो, मतलब टावर जो है आपका पोल से आप 15 मीटर की दूरी पे खड़े हो। तो उन्होंने पूछा है कि इसकी हाइट कितनी होगी टावर की, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपको ऐसे क्वेश्चन करने हैं तो अपने माइंड में इस पोर्शन को बिठा लो। इसलिए मैंने इस पोर्शन को सेकंड वीडियो में अच्छे से कवर किया है, अगर आप देखोगे तो आपको और कंसेप्चुअल क्लियरिटी आ जाएगी। अगर आपने जिसने मेरी वीडियो नहीं देखी सेकंड, तो प्लीज़ आप सेकंड और फर्स्ट वीडियो को भी देखो, जिससे कि आपको पूरा पेपर मेरा सोल्व करना मिल जाए। क्या बनता है इसका फॉर्मूला, पंडित बद्री प्रसाद
हर हर बोले सोना चांदी तोले। अब ज़रा देखो ज़रा, एंगल के सामने वाला जो साइड होती है उसको हम बोलते हैं ऑपोजिट साइड, और जो एंगल के जो नीचे साइड होती है उसको बोलते हैं एडजेसेंट साइड। हमेशा याद रखना, ये परपेंडिकुलर मीन्स ये बेस, और इसको बोलते हैं हम हाइपोटेन्यूज। तो मेरे पास बेस की वैल्यू है, मेरे को परपेंडिकुलर निकालना है क्योंकि मेरे को तो हाइट फाइंड करनी है। तो देखो ज़रा यहाँ पे इस फॉर्मूले में अगर हम जाएंगे, ये नीचे वाला साइन कोस और ये है टैन, साइन कोस और टैन। तो मतलब पी निकालना है, बी गिवन है मेरे को, तो मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, tan 60 का, क्योंकि एंगल कितना है 60 डिग्री। तो tan 60 की जो वैल्यू होती है, tan 60 की जो वैल्यू होती है √3। तो जब मैंने √3 की वैल्यू डाली तो होती है √3 की वैल्यू जब मैं डाली, ए बी तो मेरे को पता था वो टावर की हाइट है, 15 डिग्री डाली तो यहाँ पे चला गया, यहाँ पे मान लो 1 था तो ये इधर इससे मल्टीप्लाई हो गया ए बी से, तो 1 इंटू ए बी, तो ए बी रहा इंटू 15 इंटू √3, तो 15 √3 मीटर। तो ये क्या आ गई मेरी, इसकी हाइट आ गई।